हाय। तो आज चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं शून्य का। अब पोनू शून्य की लाइफ में आ गया था और अब थाम्बी के आने की बारी थी। तो जब पोनू जाता है उसके ही कुछ टाइम बाद थाम्बी शून्य की लाइफ में आ जाते हैं। थाम्बी एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम कुमार था ओरिजिनली, और वो नाम कार्तिकेय के ऊपर पड़ा था क्योंकि कार्तिकेय को वहाँ पे श्री कुमार कहते थे, जो कि गणपति जी के भाई थे और शिव जी और पार्वती जी के बेटे थे। और वो उसी तरह काफ़ी हैंडसम थे थाम्बी, और थाम्बी उनको शून्य बुलाते थे एज ए यंगर ब्रदर, छोटे भाई की तरह उनको थाम्बी कहते हैं, तो इसलिए उनका नाम शून्य ने थाम्बी रखा था। उनकी कहानी ऐसी है कि वो उनके जो माता पिता थे वो एक ब्राह्मण फैमिली से आते थे, और वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली थी। उसमें सुचिंद्रम एक जगह थी कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ के थे उसके फादर, और उसकी जो मदर थी वो एक हाउसवाइफ थी। अगेन वो एक ब्राह्मण फैमिली से थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था कुमार। उनका नाम था कुप्पू स्वामी अय्यर, जो उनके पिताजी थे, और उनकी माताजी का नाम था कमला। तो ये बड़े ही सिंपल लोग थे। उनके जो फादर थे उनकी फैमिली में सारे प्रीस्ट रहे थे, और वो खुद मैथ्स के टीचर थे एक स्कूल में। वो काफ़ी पढ़े लिखे थे। उन्होंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ मदुरई से सेक्युलर स्टडीज़ करी थी, और अब वो मैथ्स पढ़ाते थे स्कूल में। लेकिन उनका कारण ये था कि वो अपने गांव में इसीलिए रह गए थे क्योंकि उनको अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स की वजह से उन्होंने अपना बहुत ही आगे करियर परस्यू नहीं किया, आगे बहुत बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखी। लेकिन वो अपने बेटे को, उन्होंने कुमार को पूरी फ्रीडम दी कि कोई भी बात नहीं है, तुम अगर अकेले बेटे हो या अकेले बच्चे हो तभी भी तुम जो पढ़ना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो वैसे करो। और वो बहुत इंटेलिजेंट भी निकले अपने हाई स्कूल में, और आगे की पढ़ाई में हर जगह वो टॉपर थे। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग करी इंडिया से, फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। ऐसे वहाँ से उन्होंने मास्टर्स करी MIT से बॉस्टन में, और उसके बाद उन्होंने वहीं पे उनको तुरंत जॉब मिल गई, और वो एक असिस्टेंट रिसर्च स्कॉलर की तरह उन्होंने वहाँ पे जॉब कर ली। अब क्या होता है कि पेरेंट्स के कहने पे उनको इंडिया वो आते हैं विज़िट करने, और पेरेंट्स, उनके फादर वेट कर रहे होते हैं कि इनकी शादी तय कर दी जाए। तो उनके जो मैटरनल अंकल आंटी थे, उनकी एक बेटी थी श्यामला। वो बड़ी बड़ी आँखों वाली बहुत ही प्यारी सी एक लड़की थी जिसके बड़े बड़े लंबे काले बाल थे। उस समय कुमार ये नहीं चाहता था कि वो शादी करे, वो इतना उसका मन नहीं था, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की बात को बिल्कुल नहीं टाल सकता था। तो जब वो श्यामला से मिलने जाता है तो वो उसको बहुत अच्छी लगती है, एकदम हल्के डार्क कॉम्प्लेक्शन की, बड़ी आंखों वाली, और बहुत प्यारी सी एक लड़की थी। वो ऑलमोस्ट उसको चाहने सा लगता है, और वो इस एंगेजमेंट के लिए, इस फिक्स होने के लिए, मैरिज के लिए तैयार हो जाता है। और वो लोगों ने अपना बचपन भी साथ में बिताया था क्योंकि वो मैटरनल अंकल थे और वो साथ में खेले थे। तो वो जितनी वो बचपन में शाई और वैसी थी, उतनी ही वो बड़े होके और अच्छी हो गई थी। अभी वो सिर्फ 18 ही साल की थी। तो इस तरीके से उनकी एक मैरिज फिक्स हो जाती है, तय हो जाता है कि भाई शादी होगी। और जब वो जा रहे होते हैं, उसके अंकल और उसके फादर, तब बाहर जब कोर्टयार्ड में वो निकलते हैं तो जो श्यामला थी वो एक पेड़ के पीछे से झाँक के कहती है कि आप मुझे लेटर ज़रूर लिखना वहाँ से, और इंग्लिश में लिखना। मेरी इंग्लिश थोड़ी स्लो है मगर मैं अपनी इम्प्रूव कर लूँगी, मैं पढ़ती रहूँगी। तो ऐसा कह के फिर वो भागने लगती है। उसकी पायल जो पहनी होती है उसने वो आवाज़ करने लगती है। तो कुमार कहते हैं कि ठीक है, तुम आराम से जाओ, और ऐसे कह के वो चले जाते हैं। और उसी के ख्यालों में वो वापस पहुंच जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपने पहले लेटर में क्या लिखूँगा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ US में बॉस्टन में जाके उनकी कहानी एकदम बदली होती है। और वहाँ की लैब में एक लड़की होती है लीना स्मिथ, वो सेम प्रोजेक्ट पे उसके साथ सेम पोजीशन पे ज्वाइन करती है।
और वो बेहद सुंदर ब्लॉन्ड ग्रीन आइज़ वाली लड़की होती है जिसके एकदम रेड फुल लिप्स होते हैं। और इसको कुमार को उसको देखते ही प्यार हो जाता है और इन दोनों का अफेयर जिसे कहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है और वो उसी में एकदम खो जाता है। इस टाइम में वो श्यामला के बारे में बिल्कुल भूल चुका होता है। वो ये भूल चुका होता है कि ऐसे वो इंगेज्ड है या कुछ भी है और उसकी वो दुनिया बन जाती है। उसे लगता है बस यही मेरी ज़िंदगी है। और ऐसा करते करते साल भर बीतता है। उसके लिए तो वो एक ऐसा था कि भाई वहाँ पे सेटल होने के लिए हर चीज़ के लिए वो एकदम उसके साथ उसको हर जगह लग रहा था कंफर्टेबल और वो आगे उस अपॉर्चुनिटी को देख रहा था और उसके लिए एक ट्रू लव वाली फीलिंग थी लीना के लिए। लेकिन लीना के मन में ऐसा कुछ भी शायद नहीं था, क्योंकि एक दिन ऐसा ही होता है, वो एक लैब में जाता है तो एक प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर जो उनका गाइड है, वो उन दोनों को साथ में एक इंटीमेट सिनेरियो एक सिचुएशन में देख लेता है। तो वो समझ जाता है कि उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं था, वो एकदम कैजुअल इस चीज़ के लिए थी। तो एक अमेरिकन टाइफून था जो उसके डायरेक्शन में आया था और अब उसका डायरेक्शन चेंज होके उसके गाइड की तरफ चला गया था। और इस तरीके से उन लोगों का वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ हफ्ते पहले ही घर में लेटर भेजा था और शादी को, एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए साफ कह दिया था कि मैं एक इलिटरेट लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ और मैं इस एंगेजमेंट को नहीं मानता हूँ। इसको ही कॉल्ड इट ऑफ। इससे उसके पेरेंट्स को तो बहुत ज़्यादा झटका लगता ही है। श्यामला कुएं में कूद के अपनी जान दे देती है। उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो एक इंसेक्टिसाइड खा लेते हैं और वो दोनों भी मर जाते हैं, वो नहीं बचते हैं। ये होने के कुछ टाइम बाद ही जो कुमार के फादर थे वो भी, उनको हार्ट अटैक आता है और वो नहीं रहते हैं। अब उसके परिवार में सिर्फ उसकी मदर रह गई होती हैं और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डाल के एक उसका कज़न था पैटर्नल साइड से, उसका नाम था गणेश। वो बहुत एफर्ट डालता है और बड़ी मुश्किल से ही ट्राइज़ टू रीच टू कुमार। तो वो उसको कॉल करता है, बहुत ही मुश्किल से कॉल लग पाता है और उसको वो ये सारी चीज़ें बता देता है कि ये सब कुछ यहाँ पे हो चुका है, अब सिर्फ तुम्हारी माँ बची हैं और तुम इससे पहले कि उनको कुछ हो जाए तुम वापस आओ और उनको आके उनसे मिलो और जितना जल्दी हो सके। और जो क्रियाक्रम है वो तुम्हारे पिताजी का मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि गांव के लोग इतना समय रुकने के लिए तैयार नहीं हैं और इसमें बॉडी ख़राब होने लगेगी। तो इस तरीके से बात होती है फ़ोन पे। उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे कुमार वहाँ उसकी अपनी लैब में वो इन्फॉर्म तक नहीं करता है। वो तुरंत ट्रैवल एजेंसी से अपनी टिकट्स बुक कराता है और वहाँ से निकल जाता है और 4 दिन में जेट लैग, बुरी हालत में, एक कंफ्यूज स्टेट में वो वहाँ पे पहुँच जाता है। वो जब गांव में आया होता है तो बहुत सारे लोग उसको बात तक नहीं करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। कोई उसको सब एक नेगेटिविटी सी हो चुकी होती है, बिकॉज ही वॉज द ओनली वन जिसको सब ब्लेम कर रहे थे इस सिचुएशन के लिए। तो क्या होता है कि एक बालू करके एक सर्वेंट था वहाँ पे उनका, वो हमेशा से उनके लिए कमिटेड और डेडिकेटेड था। तो वो फिर उससे बात करता है, तो उसको कहता है चिन्नाया आप आ गए, आपकी माँ बिल्कुल अकेली हैं, बहुत ही बुरी हालत में हैं, लगभग पागल ही हो गई हैं। ऐसे करके वो उनको बताता है और फिर उनको अपने साथ वहाँ ले जाता है। उसके बाद जब वो अंदर वहाँ पे कुमार अपने घर में घुसते हैं तो वही पुराने वाइट कलर के टाइल, वही अपना पुरानी वो फील जो घर की होती है। तो वहाँ से एक लेडी निकल कर बाहर जा रही होती हैं जिनका नाम होता है भानु। वो भी कोई दूर की रिलेटिव थी जो उनकी मदर की उस टाइम पे केयर कर रही थी। तो वो देखती है, उनको देख के ऐसे करके गुस्से में थोड़ा सा मतलब देख के फिर वहाँ से जाने लगती हैं और ऐसे ही भनभनाती हुई जा रही होती हैं कि अब इसकी माँ ही बची है और अब जाओ अपनी माँ को भी ख़त्म कर दो तुम। ऐसे करके वो वहाँ से निकल जाती हैं। तो उसके बाद जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी जो मदर है, उनके फादर की एक पिक्चर लगी हुई है दीवार पे और उस पर माला लगी हुई है और उनकी मदर उसके नीचे अपने वाइट साड़ी में बैठी हैं और एकदम लॉस्ट सी हैं मतलब। तो वो कहता है कि माँ मैं आ गया, मैं तुम्हारा बेकार सा बेटा, मैं आ गया हूँ। तो बोलती नहीं मेरा कुमार तो
विदेश में है, अमेरिका में है मेरा कुमार, तो वो तो मुझसे मिलने आएगा, वो तुम कैसे हो सकते हो। तो वो बिल्कुल ही डिसोरिएंटेड और लॉस्ट थी। फिर वो बोलता है कि नहीं माँ, मैं ही कुमार हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आ गया हूँ। तो फिर वो अपना थोड़ा सा वो ओरिएंट होने की कोशिश करती हैं, बोलती हैं कि आओ इधर आओ, मैं तुम्हें देखती हूँ। देखती हैं उसको, तब वो बोलती है कि अरे कुमार तुम आ गए। और कहते कहते कुमार कुमार कहते कहते बुरी तरह से रोने लगती हैं, बहुत बुरी तरह से फूट फूट के वो रोने लगती हैं। उसके बाद वो कहती हैं अरे तुम बहुत थके हुए होगे, चलो मैं भानु है, मैं उससे बोलूँगी तुम्हारे मन का सारा खाना वो बना देगी, सारी तैयारी कर देगी। तो कुमार कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको खाने के लिए कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कर लूँगा, आपको पता है ना मैं कितना अच्छा खाना बनाता हूँ, आप परेशान मत हो, आराम करो आप। तो वो कहती है नहीं मेरा बेटा आया है। तो फिर कुछ करके वो उनको समझाते हैं और फिर वो जाते हैं बाहर और बालू को कुछ पैसे देते हैं और सारा सामान लाने के लिए बोल देते हैं कि ये सामान ले आओ। पूरा खाना बनाना, उनकी केयर करना, अपनी मदर को नहलाना धुलाना, सब काम करना। फिर उसके बाद बीच बीच में जाते थे तो वहाँ पे सारे भगवानों की उनके घर के मंदिर में फ़ोटो लगी हुई थी। तो वो जो मुस्कुराते हुए चेहरे भगवान के देखते थे तो ऐसा लगता था कि जीवन में इतनी तकलीफ़ है, इतना कष्ट है, और ये जो मुस्कुराते हुए चेहरे हैं भगवान के, इनको पता भी नहीं, इनको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इंसान यहाँ कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, मिज़री की, तकलीफ़ों से भरी हुई, मुश्किल। तो ऐसा सोचते थे और उसके बाद दिन भर अपनी माँ की केयर में ही लगे रहते थे। उनकी मदर ये भी कहती थी तुम चले जाओ, वापस अमेरिका चले जाओ और अपनी नॉर्मल लाइफ जैसी जी रहे थे, तुम खुश रहो, जाओ वहीं रहो। तो वो नहीं माने, बोले मैं तो सब छोड़ के आ गया हूँ, मैं अब आप ही के पास रहूँगा। एक दिन ऐसा होता है कि वो ऐसी ही एक मिजरेबल स्टेट में बीच में कुछ टाइम मिलता था काम से, तो वो बैठे हुए थे। तो वहाँ पे एक लंबा जिसके आदमी आता है, जिसके बाल पूरे ऊपर मैटेड थे, बहुत लंबा एक जूड़ा सा मैटेड बाल थे, साधु, और उन्होंने नीचे एक पतला सा वो पहना हुआ था, जिसे कहो मुंडू या शॉर्ट स्कर्ट जैसा, मतलब टॉवल जैसा बांधा हुआ था, जो हार्डली उनकी जो नेकेडनेस है उसको कवर कर पा रहा था। और वो एक साधु थे। वो आते हैं और वो सीधे एक पर्ची देते हैं उनको, कागज़ अपने यहाँ निकाल के उसमें से देते हैं और बिना कुछ कहे वो चले जाते हैं। कुमार पूछते रह जाते हैं आप कौन है कौन है, उनको आवाज़ भी देते हैं, वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, फिर उनका कोई ट्रेस नहीं मिलता। तो कुमार खोल के देखते हैं कि उस पर्चे में क्या है। तो वो क्या देखते हैं, लाइफ इज सो फ्लीटिंग यू फूल, हु नोज व्हेन डेथ विल स्ट्राइक, एवरीथिंग कम्स एंड गोज एंड सो डू यू, इफ यू फॉलो द रूल्स, ब्रेक ऑल रूल्स, swim in the joy of consciousness, be free, find the true guide, dump all becoming, and in nothingness just be free. तो ये उस कागज़ में लिखा होता है, एक पोएम होती है जिसमें मोटा मोटा ये होता है कि ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, कब मौत आ जाए किसी को नहीं पता, यहाँ पे सब आते हैं और जाते हैं और वो तुम्हारे साथ भी होगा, तुम भी चले जाओगे एक दिन, अगर तुम इन रूल्स को फॉलो करते रहे तो। इसीलिए सारे रूल्स को तोड़ो और जो कॉन्शियसनेस का प्योर जॉय है उसमें तैरो, उसमें आज़ाद हो, एक सच्चा गुरु ढूंढो और बाकी ये सारी चीज़ों को डंप कर दो और इस नथिंगनेस में ही, इस कुछ नहीं में ही तुम आज़ाद होगे। तो उस पर्ची का मतलब था। और अक्सर ही इतने कामों में पूरे दिन में जब वो बिज़ी रहते थे, जो थोड़ा थोड़ा समय उनको मिलता था उसमें वो इस पर्ची को खोल के देखते थे और इससे वो बार बार पढ़ते थे। जब मिसफॉर्च्यून आता है तो भर भर के आता है और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक दिन ऐसा होता है कि सुबह होने से जस्ट पहले उनकी माँ नींद में चल बसती हैं और वो उनकी गोद में ही सर रख के सो रही थी। जब उनको ये एहसास होता है तो पहली बार
वो सारे रूल्स ब्रेक कर देते हैं। वो एक भी बार नहीं रोते और वो अपनी माँ को एक सफ़ेद चादर उड़ाते हैं। घर में कुछ सामान देखते हैं, एक बैग पुराना सा था उसको देखते हैं, एक पेपर पैड और एक पेंसिल और 2 मुंडू वाइट कलर के, कुछ पैसे, थोड़ा बहुत और ज़रूरत का सामान, एक टॉवल, ये सारी चीज़ें वो अपने बैग में रख लेते हैं और वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। इस बार उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूरे रिचुअल्स, वो इस चीज़ के लिए भी नहीं रुकते हैं, दाह संस्कार के लिए भी नहीं रुकते और वो वहाँ से निकल जाते हैं। और उनको कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर वो जाते हैं कन्याकुमारी। वो कन्याकुमारी पहुँचते हैं और शाम होने ही वाली थी, सनसेट होने ही वाला था। एक सुंदर सा गोल्डन कलर की बॉल उस समुद्र पे जस्ट ऊपर दिखाई दे रही होती है, बस सनसेट होने ही वाला होता है। उस सुंदर व्यू में वो वहाँ उस समुद्र के तट पे जाके बैठ जाते हैं उन चट्टानों के ऊपर, और लहरें आके उन चट्टानों से टकरा रही होती हैं। उनमें से एक चट्टान विवेकानंद की चट्टान कहलाती थी, क्योंकि उस चट्टान पे 3 दिन तक विवेकानंद ने ध्यान किया था। और कुमार बचपन में विवेकानंद की कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए थे और उनके पिताजी भी विवेकानंद को काफ़ी पढ़ते थे, स्वामी विवेकानंद को। फिर वो लेटर, जो वो पेपर था, उसको निकाल के पढ़ते हैं और वो सोचते हैं, उनको एक ही लाइन बार बार ज़्यादा स्ट्राइक कर रही होती है इस पूरे उसमें, और वो होती है कि एक सच्चे गुरु को ढूंढो। वो सोचते हैं सच्चे गुरु को मैं कैसे ढूंढूं, और मैं यहाँ कन्याकुमारी में भी ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता क्योंकि ये मेरे गांव के पास की जगह है और जल्दी ही कोई मुझे पहचान लेगा। तो वो एक चट्टान पे दूर एक साधु को बैठे हुए देखते हैं। वो उनके पास जाते हैं और उनको पता चलता है कि वो भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, वो आराम से बात करते हैं। और वो ऐसे साधु थे जो पूरा का पूरा हिमालय घूम चुके थे और पहाड़ों को देख चुके थे, पहाड़ों वगैरह में सब जगह जा चुके थे। और वो यही बताते हैं कि गुरु जो है वो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें पहाड़ों में भी मिलें। अब वहाँ के जो आश्रम हैं काफ़ी कमर्शियल हो चुके हैं और वहाँ पे लोग भगवान से ज़्यादा पैसे को पूजने लगे हैं। वहाँ पे बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं और बहुत ज़्यादा मनी का आवागमन है। बहुत सारे तुमको भांग स्मोक करते हुए साधु भी मिल जाएंगे और इस तरीके से तुम्हें मतलब वहाँ पे एक जेन्युइन गुरु पाना बड़ा मुश्किल है। और अगर एक गुरु आपको चाहिए भी तो वो पूरे भारत में आपको कहीं पे भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको हिमालय में ही जाके ढूंढना है, जैसे कि मुझे मिला। तो वो बताते हैं कि उनको रामना स्वामी मिले थे, द ग्रेट सेज रामना। तो वो उनको गुरु मान चुके थे। बोले कि लेकिन फिर भी तुम अगर अपने लिए गुरु ढूंढ रहे हो तो मुझे, मेरा एक भाई है, उसने मुझे लेटर भेजा था। तिरुवनंतपुरम जो कैपिटल है केरला के, उसके जो सबअर्बन एरियाज़ हैं उसमें एक जगह है, उसको कहते हैं तिरुमाला। तो वहाँ पे एक साधु है जिसका नाम है शून्य। वो अवधूत है, क्या है कोई नहीं जानता है, कुछ ही लोग, छोटा ही सर्कल है जो उनको अभी जानता है। तो तुम उनके पास जाओ। तो जो पेज, उसको जो कागज़ मिला था, उस कागज़ में नीचे, पोएम के नीचे जो नाम लिखा हुआ था वो शून्य लिखा हुआ था, जो कुमार को मिला था। तो ये भी उसी शून्य के बारे में बताते हैं कि उनको लोकेट करके बताते हैं कि उनके भाई ने उनके बारे में बताया। तो बोले कि वो तुमको ज़रूर गाइड कर सकते हैं, और मैंने तो जो रामना थे उन्हीं को अपना गुरु मान लिया है, तो इसलिए अब मैं किसी गुरु को सीख नहीं कर रहा हूँ और मैं तुम्हें गाइड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी मैं वहाँ नहीं पहुँचा हूँ, मैं उस स्टेट में नहीं पहुँचा हूँ। लेकिन तुम ध्यान रखना कि जब तुम उनके पास जाओ तो कई बार ये लोग थोड़े से पागल होते हैं और कुछ भी हरकतें कर सकते हैं, तो तुम्हें एक अपने अंदर एक पेशेंस रखना पड़ेगा और सब्र रख के तुम उनके साथ रहो, तभी जाके आगे तुम समझ पाओगे उनको। तो ऐसा सुनते ही उसके कुछ टाइम बाद वो उनको प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं और सीधे वहीं की बस लेते हैं और वहाँ के लिए निकल जाते हैं। और इस तरह से हमारा चैप्टर 11 ख़त्म होता है। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
टेक केयर एंड बाय।